Hello students, good morning. Today explain about this chapter 3rd human reproduction गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसमें सभी आर्गन को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, कि कौन सा आर्गन उसका क्या फंक्शन है, ये सारे पार्ट को हम लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे गेमेटोजेनेसिस की। गेमेटोजेनेसिस में इसमें दो वर्ड है, एक है गेमिट और दूसरा है जेनेसिस। मतलब कि अब ये कह दें कि गेमिट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि भाई गेमिट्स जो होते हैं किसके किसके होते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है टेस्टिस है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है। टेस्टिस से फॉर्मेशन होता है किसका, टेस्टिस से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का, और इस प्रोसेस का नाम दिया जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या नाम देंगे इसका, स्पर्म, और इस प्रोसेस का नाम देंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ओवरी से जो है बनेगा आपका क्या, ओवा। ओवा को हम देंगे नाम oogenesis। ठीक है, इसका नाम देंगे हम क्या, oogenesis। ठीक है, अब oogenesis के थ्रू जो होगा तो अब ये कंडीशन होगी oogenesis। ठीक है, oogenesis के थ्रू ओवा का फॉर्मेशन होगा। ये स्पर्म जो है ये आपका है मेल गेमिट, इसी को बोलेंगे हम मेल गेमिट, और इसको नाम देंगे हम फीमेल गेमिट। ठीक है, इसका नाम देंगे हम फीमेल गेमिट। ठीक है, तो एक मेल गेमिट हो गया और एक फीमेल गेमिट हो गया। और ये भी हम जानते हैं कि गेमिट्स जो होते हैं इनकी प्लॉइडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड होती है। तो इसमें हम इस वीडियो में केवल बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे हम। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस में कंडीशन क्या होगी कि अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दो पॉइंट हमारे पास है। तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस में अब कंडीशन आएगी कि टेस्टिस, और टेस्टिस जो होगी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड होती है। ठीक है, each lobules 2/3 highly supercoiled, that is known as seminiferous tubule। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर साइड में सेल है, इनर साइड सेल,
और ये सेल कितने तरह की है? 2 टाइप की। एक सेल का नाम है मेल जर्म सेल और दूसरा नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। मेल जर्म सेल जो है क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया ये होती है आपका डिप्लॉयड नेचर की, टोयन, ठीक है। और ये डिप्लॉयड नेचर की होगी तो इसमें क्रोमोसोमल नंबर जो होंगे कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम। अब ये स्पर्मेटोगोनिया में जो मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल ये जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, ये सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉयड, इसकी प्लॉइडी डिप्लॉयड है, इसमें क्रोमोसोमल नंबर क्या है? 46 है, ठीक है। क्रोमोसोमल नंबर क्या है? 46 है, मतलब 23 पेयर। अब जो है स्पर्मेटोगोनिया में जो है माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन होगा। तो माइटोसिस डिवीजन में हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे कोई क्रोमोसोमल नंबर की चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके 46 ही क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब इनमें डिवीजन होकर के जो नंबर में इंक्रीज होगी स्पर्मेटोगोनिया, तो अब स्पर्मेटोगोनिया में जो होता है अब ये करेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, ठीक है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो है फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होने जा रहा है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो कि डिप्लॉयड सेल है, अब इसमें फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, ठीक है। अब ये फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के थ्रू जो होगा, अब ये क्या करेगी? ये 2 हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर लेगी, 1n, ठीक है। और ये 2 हेप्लॉइड सेल बनेगी तो इसमें क्रोमोसोमल नंबर होंगे 23, ठीक है, 23 केवल, ठीक है। अब ये 46 क्रोमोसोम नंबर से कितने हो गए? 23। अब इन दोनों में जो है फिर ये इसी को बोलेंगे हम, इसी का नाम देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो है सेकेंड मियोसिस डिवीजन होने जा रहा है, सेकेंड मियोसिस डिवीजन, या इसी को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है एक हेप्लॉइड सेल 2 हेप्लॉइड सेल में डिवाइड होगी, तो 2 हेप्लॉइड सेल जो है 4 हेप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और जब ये 4 हेप्लॉइड सेल में डिवाइड होगी तो इसका नाम देंगे हम स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। अब स्पर्मेटिड्स शेप में चेंज होंगे और इनसे बनेंगे स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटिड्स, तो यहाँ पे हम राइट करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पर्मेटिड्स चेंज टू spermatozoa that is known as
स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम देंगे इसका? स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस मतलब ये बन गया आपका स्पर्म। अब ये स्पर्म करेगा क्या? स्पर्म करेगा क्या कि अब ये स्पर्म जो होगा ये जा करके जो है इस तरह की सेल्स होगी जिसका नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल से स्पर्म का हेड जा करके चिपक जाएगा, ठीक है। और जब ये चिपकेगा तो ये सर्टोली सेल्स जो होती है ये मेल जर्म सेल्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी तो अब ये न्यूट्रिशन को लेकर के अब ये स्पर्म जो है वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? ये एक वेल प्रिपेयर्ड हो गया। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनेगी? एक तो बन गया आपका स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये बन गया आपका स्पर्मियोजेनेसिस। अब लिखिए आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm head enter to Sertoli cells for receive of the nourishment, ठीक है। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm is fully matured enter in seminiferous tubules, semi-release, fully matured sperm release to seminiferous tubules. This process that is known as spermiation. क्या हम देंगे इसका? स्पर्मिएशन। तो इसमें दो तरह के पॉइंट आपको मिल रहे हैं। कौन कौन? एक मिला आपका जो है स्पर्मियोजेनेसिस और दूसरा मिला स्पर्मिएशन, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब ये हो गया कि स्पर्मेटिड्स चेंज टू स्पर्मेटोजोआ, दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। बट आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm is fully matured and released to seminiferous tubules. This process that is known as spermiation. तो स्पर्मिएशन भी आपका जो है इम्पॉर्टेंट है और स्पर्मियोजेनेसिस भी जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट जो है क्या है? इम्पॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? तो दो तरह के पॉइंट इसमें मिल रहे हैं। इस तरह से आपका स्पर्म क्या कर गया? बन गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस के बाद कि अब ये स्पर्म जो होते हैं ये एक्टिव कैसे होते हैं, स्टार्ट कैसे होते हैं बनना, और इसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी बात हम करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा हार्मोन्स जो है ये रिलीज हो रहा है और इसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे हम बात करें एक ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने जा रहा है GnRH, ठीक है, GnRH। और ये क्लास 11th में आपको बताया होगा GnRH का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। GnRH जो होता है ये आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर के ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे,
ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के किस पार्ट पे एक्ट करेगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है ये एंटेरियर पार्ट पे जो है क्या करेगा? एंटेरियर पार्ट पे एक्ट करेगा। एंटेरियर से और पोस्टेरियर और इंटरमीडिएट ये 3 लोब होते हैं, ठीक है। लेकिन 2 लोब से आपको मतलब नहीं है, केवल 1 लोब से मतलब है, एंटेरियर लोब, जिससे 6 टाइप के हार्मोन्स क्या होते हैं? सेक्रेट होते हैं, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से 2 टाइप्स के हार्मोन्स क्या करेंगे? सेक्रेट होंगे। एक हार्मोन्स का नाम दिया जाएगा LH और दूसरे नाम को दिया जाएगा FSH। LH जो है ये क्या करेगा? ये एक्ट करेगा टेस्टिस के अंदर जो लेडिक सेल है, ठीक है, लेडिक सेल, ये लेडिक सेल पे जो है एक्ट करेगा और लेडिक सेल पर एक्ट करने के बाद जो है क्या करेगा? ये एक हार्मोन्स का सिक्रीशन कराएगा जिसका नाम है एंड्रोजन, ठीक है। और एंड्रोजन में मेन हार्मोन्स जो है कौन है? टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम दे दिया गया? टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और टेस्टोस्टेरॉन जो है ये स्टिमुलेट करेगा मेल के प्यूबर्टी सिस्टम को, ठीक है। प्यूबर्टी सिस्टम मतलब हुई दाढ़ी का आना, स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ठीक है, एडल्ट होना, ये सारे चेंजिंग जो है मेल के अंदर जो है कराने का काम कौन करेगा? रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? टेस्टोस्टेरॉन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन में क्या अंतर है, ठीक है। एंड्रोजन जो है ये आपका ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, ठीक है। एंड्रोजन जो है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, लेकिन इस ग्रुप ऑफ हार्मोन्स में से मतलब कई तरह के हार्मोन्स हैं, लेकिन उन सभी हार्मोन्सों में से मेन हार्मोन्स जो है क्या है? टेस्टोस्टेरॉन है पर्टिकुलर, ठीक है। इस बात को समझ जाइए। तो ये क्या करेगा? स्टिमुलेट द प्यूबर्टी सिस्टम इन मेल, ठीक है। मेल में प्यूबर्टी सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, इस तरह से ये एक्ट करेगा। दूसरी कंडीशन होती है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे। इसमें करेगा सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल को हम क्या बोलते हैं? कि सर्टोली सेल्स जो होती है ये प्रोवाइड ऑफ द नरिशमेंट ऑफ जर्म सेल, ठीक है, मेल जर्म सेल। इसको क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो जब ये FSH जब सर्टोली सेल पे एक्ट होगा, वर्क करेगा, तो सर्टोली सेल्स क्या करेगी? सर्टोली सेल्स क्या करेगी? अब ये स्टिमुलेट द स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। किसको स्टिमुलेट कर रही है? स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। तो दोनों एक स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर दिया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा करके। ये क्या कर दिया? ये टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज होने के लिए प्रमोट कर दिया। इस तरह से दोनों हार्मोन्स जो होते हैं क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। सारी बात समझ में। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो अब जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में सबसे पहले हम देखें कि ये जो है स्पर्म का जो है ये हेड है, ठीक है, ये हेड है, आगे बस में। और यहाँ से जो होती है ये जो है ये आपका जो है एक कैट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या नाम देंगे? एक्रोसोम। क्या नाम देंगे? एक्रोसोम, ठीक है। इसमें जो होता है न्यूक्लियस होती है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने का काम जो है प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो है आपका क्या है? इलांगेटेड न्यूक्लियस, ये पूरा पार्ट मिल करके बनाता है स्पर्म का हेड, ठीक है। ये पूरा पार्ट मिल करके बनाता है स्पर्म का हेड, और इसको बोलते हैं हम नेक, ठीक है।
और इसका नाम देते हैं हम नेक, और ये है मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट, ठीक है। और यहाँ से जो है क्या होगी, ये जो है ये टेल, ठीक है। तो स्पर्म का एक पूरी जो है स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, टेल, इसका नाम देंगे टेल, ठीक है। तो अब ये कंडीशन ये होती है कि एक्रोसोम जो होता है ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प टू इंटर इन ओवम, ठीक है। ओवम में जो है स्पर्म को इंटर होने के लिए क्या करेगा, ये हेल्प करेगा एक्रोसोम, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उस एंजाइम का नाम हम बता दें आपको कि इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, हाइलुरोनिडेज, ठीक है। ये हाइलुरोनिडेज जिसमें कि ओवम में 3 लेयर्ड होती है। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, उसके इनर मोस्ट लेयर जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के बाद जो होता है विटलाइन मेम्ब्रेन, विटलाइन मेम्ब्रेन के बाद जो होता है उसके अंदर एक सेल पड़ी रहती है, ठीक है। तो इतने 3 लेयर को ब्रेक करना पड़ता है, तो ब्रेक करने में हेल्प करता है कौन, एक्रोसोम, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है क्या, एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज, ठीक है। ये जो होता है एक्रोसोम मतलब ये कोरोना रेडिएटा की वाल को क्या करेगा, रप्चर कर देगा, डिजॉल्व कर देगा, ठीक है। अब कंडीशन होती है किस पे, स्पर्म का सिक्रीशन जो है एक ह्यूमन बीइंग में 200 to 3, ठीक है, 200 to 300, ठीक है, क्या मिलियन, 200 to 300 मिलियन स्पर्म का सेक्रीशन होता है एक बार में। कोर्टेस के समय एक मेल जो है अपने स्पर्म को कितने अमाउंट में जो है सेक्रीशन करता है, 200 to 300 मिलियन, ठीक है, जिसमें 60% जो होता है स्पर्म की शेप एंड साइज सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। 60% की जो है उसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म में 60% जो है शेप और साइज दोनों क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अब इसमें 40% जो है क्या होनी चाहिए, स्पर्म में विग्रस मोटेलिटी होनी चाहिए, मोटेलिटी होनी चाहिए, ठीक है। विग्रस मोटेलिटी मतलब फास्ट मोटाइल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये मोटाइल बनाएगा कौन, क्योंकि ये है आपका न्यूक्लियस। उसके बाद मिडिल पार्ट में, नेक के नीचे जो मिडिल पार्ट है जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, रिच माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं क्या करते हैं, ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उस एनर्जी को किस रूप में प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इसको प्रोवाइड करते हैं। किसको, इसकी टेल को, ठीक है। जब इसके टेल को एनर्जी मिलेगी यहाँ से, तो ये क्या करेगा, उतना ही फास्ट मूवमेंट होगा, क्योंकि इसको कहाँ से जाना है, वेजाइनल पोर्ट से सीधे जो है इसको फॉलिपियन ट्यूब में एंट्री करनी है। तो यदि मोटेलिटी इसकी 40% से कम होगी, अधिक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 40% से यदि मोटेलिटी कम होती है तो वहाँ पर फर्टिलिटी पावर जो है क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका इसमें इस मिडिल पार्ट में, जिसमें रिच माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और ये हाई एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, और एनर्जी किस रूप में प्रोवाइड करेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्रोवाइड करेगा। किसको देगा, टेल को देगा, ठीक है, जिससे कि ये अधिक से अधिक मोटेलिटी इसकी इंक्रीज कर जाए, ठीक है। अब कंडीशन आती है इसमें कि इसके बाद जो कंडीशन आएगी सेमाइनल प्लाज्मा। अब ये सीमेन बोलेंगे हम क्या भाई, कि जिसमें एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस है,
उसके बाद क्या है भाई, एपिडर्मिस के बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। उसके बाद क्या है, वास डिफरेंस के बाद क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। इसके बाद कौन है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद एपिडर्मिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ये सेमाइनल वेसिकल, ये सभी मिलकर के ये सीक्रेट करती है किसका, सेमिनल प्लाज्मा का, ठीक है। अब इस सेमिनल प्लाज्मा में जो होता है, अब ये स्पर्म आकर के मिल जाता है। तो अब ये सेमिनल प्लाज्मा में जब स्पर्म आके मिल जाएगा तो इसी को नाम देंगे हम सीमेन। क्या नाम दिया जाएगा, सीमेन। आएगा समझ में। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है किसमें होती है, स्पर्म में होती है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो आपका oogenesis पे होगी, अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।